कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मंच पर बैठे हुए जनाब ख्वाहिश फाउंडेशन के दीगर हजरात, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मीडिया के कर्मी, सरवन्ना माझा, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, औरंगाबाद से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। नूह से मैं डिस्कस कर रहा था कि औरंगाबाद में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। औरंगाबाद में मैं जब 2010 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो सीमेंस में लगी थी। और सीमेंस यहाँ पर वॉलुज करके कोई एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैं वहाँ उस वक्त ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो औरंगाबाद की फिजाओं को देखकर, यहाँ के माहौल को देखकर, यहाँ के तहजीब को देख के मुझे लखनऊ की याद आई कि ये तो लखनऊ से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। एनीवे, तो बात आज सिविल सर्विस की हम करने जा रहे हैं। सिविल सर्विस का डिस्कशन हमें करना है, जैसा कि नूह ने मुझे टॉपिक दिया है। तो सबसे पहले सिविल सर्विस की बात करने से पहले सबसे ज़रूरी ये है, मेरी आवाज़ पीछे तक क्लियर है? सबसे ज़रूरी ये है कि सिविल सर्विस क्यों, आखिर क्यों हम सिविल सर्विस के लिए नूह फाउंडेशन इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे फाउंडेशन हैं, जैसे कि ज़फ़र महमूद साहब का फाउंडेशन है, हमदर्द स्टडी सर्किल है, देन आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं। तो सिविल सर्विस क्यों? और आप लोग भी, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या है सिविल सर्विस के अंदर जो आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आज हाँ, मार्केट में हर तरीके की जॉब अवेलेबल है। आज जो एक इंजीनियर फेसबुक में जो काम कर रहा है या फिर अमेजन में जो काम कर रहा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहा होगा। लेकिन फिर भी सिविल सर्विस क्यों? ऐसा क्या है सिविल सर्विस में? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद, तो जो एग्जामिनर होता है वहां इंटरव्यू में, वो सबसे पहले पूछता है सिविल सर्विस आप क्यों आना चाहते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, आप बीटेक हैं, आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं, आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? क्या है ऐसा सिविल सर्विस में? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिविल सर्विस में पैसा बहुत है। बहुत सारे लोग लाल बत्ती या फिर बॉडीगार्ड या उस चीज के लिए आना चाहते हैं। आप लोगों में से ऐसा कोई है जो इसलिए आना चाहता है? हाथ ऊपर करो। कोई है ऐसा? नहीं है। वेरी गुड। अगर आप इन सब चीजों के लिए आना चाहते हैं, पैसे के लिए आना चाहते हैं, आप बॉडीगार्ड के लिए आना चाहते हैं, आप बंगले के लिए अगर आप आना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। तब आप सिविल सर्विस में मत आइए। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको फिजिकल चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, तो आप सिविल सर्विस में मत आइए। फिर आप या तो अपना जॉब शुरू करिए किसी बेहतरीन कंपनी में, या फिर अपना बिजनेस शुरू करिए। सिविल सर्विस में पैसा नहीं है। सिविल सर्विस में ऐसी चीजें हैं जो पैसे से बहुत ज्यादा बढ़ के हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि सिविल सर्विस में आखिर ऐसा है क्या। सबसे पहली चीज है सिविल सर्विस में सर्विस। इसका नाम है सिविल सर्विस। सर्विस करना, सर्विस है। आप अगर देखो दुनिया के जितने भी बिलियनर्स देखो, मिलियनर्स देखो, आप अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल उठा के देखो, टाटा का एग्जाम्पल उठा के देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं उनका एग्जाम्पल देखो। ये लोग इतना रिच होने के बाद क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने अपने फाउंडेशन बनाए हैं, और फाउंडेशन बना के ये क्या कर रहे हैं? लोगों की सर्विस कर रहे हैं। लोगों की सर्विस कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाज में चीजें जो खराब हैं उनको सही करने का कोशिश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब वो इतना पैसा कमा लिए उसके बाद। सिविल सर्विस आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है? सिविल सर्विस में आप जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उस दिन के बाद से ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देता है कि आप समाज की सेवा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक फाउंडेशन होगा, लेकिन उनकी रीच इतनी नहीं होगी जितनी की एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रीच होती है। तो समाज में आप अगर सर्विस करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सेवा करने का भाव है, तो सिविल सर्विस से ज्यादा आप कहीं नहीं कर सकते। ये मैं 1 साल से जॉब में हूं, 1 साल से मैं यहां पर अंदर सिस्टम में अंदर आके देख रहा हूं
कि जितना सुधार आप सिस्टम में अंदर आके कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर से आप नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज है सर्विस। दूसरा क्या है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईपीएस बन जाते हैं, आईपीएस का दायरा इतना बड़ा है कि आप अपने पूरे एरिया में, लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास और मैं उनके लिए कुछ काम करता हूं, लोग हंसते हुए जाते हैं। आप अगर किसी एरिया के आईपीएस हैं तो आप उस एरिया में जो न्याय होता है, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जो हमारे समाज की, न्याय जिसे कहते हैं, वो आप दिला सकते हैं। एक गुंडा जो है एक गरीब आदमी को मार रहा होता है, एक पॉलिटिशियन एक बेसहारा मजलूम आदमी को परेशान कर रहा होता है, क्या आप पैसे से उसकी हेल्प कर सकते हैं? आप 1 करोड़ रुपए खर्च करके क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप कभी नहीं उसकी हेल्प कर सकते। लेकिन आप इस पोस्ट पे रह के उसकी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर वो जुल्म करने वाला कोई गुंडा है, कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई बिलियनर भी है, आप उसको भी थाने में उठा के जेल के अंदर डाल सकते हैं। ये पावर आपको कहीं और से नहीं आती। ये पावर जो आपको मिलती है वो आपको सिविल सर्विस से मिलती है, जो कि और किसी जॉब में आपके अवेलेबल नहीं है। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके पास असीमित मौके हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि एक आईएएस जो होता है, एक कलेक्टर जो होता है, 40 या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट का हेड होता है। 40 या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट का हेड एक कलेक्टर होता है। हमारे देश में बोला जाता है कि हमारे देश में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, पीएम, सीएम एंड डीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डीएम की इतनी पावर है कि हम बोला जाता है, हमारे एरिया में बोला जाता है कि 3 ही लोग हैं देश में, या तो पीएम है या सीएम है या फिर डीएम है। तो ये डीएम की पावर, आपको सिर्फ इतना बड़ा ओहदा आपको मिल जाता है, 40 डिपार्टमेंट का आपको ओहदा मिल जाता है सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करके। एग्जाम तो बहुत टफ है, लेकिन आपको ये सोचिए एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी मिलती है कि आप डायरेक्टली 40 डिपार्टमेंट को 2 साल के अंदर आप 40 डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। सोचिए कि आप अगर टीचर बनते हैं, टीचर बनने के बाद प्रिंसिपल बनने में कितना टाइम लगता है आपको? कोई बताएगा मुझे? पीछे स्टूडेंट बताएगा, कोई टीचर हजरात पीछे बैठे हैं बताएंगे? 20 साल लग जाते हैं प्रिंसिपल बनने में। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, आपने बीटेक करके आपने शुरू किया है, आपको डिपार्टमेंट हेड बनने में 25 साल लग जाते हैं। लेकिन आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके विद इन 2 to 3 ईयर आप इतने डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं। यानी कि आपके पापा की एज के लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, आपको सर कह के बुलाते हैं, आप उनके बॉस होते हैं। तो ये जो चीज आपको मिल सकती है वो सिर्फ सिविल सर्विस से मिल सकती है। सिविल सर्विस ही ऐसा एग्जाम है जो कि आप ये सारी चीजें आपको दिला सकता है। ये तो 2 एग्जाम्पल थे आईपीएस और आईएएस के। इसी तरह से और भी डिपार्टमेंट हैं सिविल सर्विस में, सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही नहीं है, आईएफएस है। आप ये सोचिए, आप अभी जो है यहां पर मेरी तकरीर को सुन रहे हैं, आप एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं। एग्जाम निकालने के बाद किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो आपकी बात चीफ मिनिस्टर भी सुनता है। आप सोचिए कि आप इतना कॉमन आदमी हैं, एक जो कि आपके मोहल्ले का नगर सेवक भी आपकी बात को नहीं मानता है, और इस एग्जाम को निकालने के बाद चीफ मिनिस्टर भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार है। आप और हायर लेवल पे अगर जाते हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर रोज आपसे सलाह मांगता है। आप डायरेक्टर आईबी अगर बनते हैं तो हर हफ्ते डायरेक्टर आईबी की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। आप ये सोचिए, आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए, एक गांव से आए हुए, एक किसान के बेटे या फिर किसी एक नॉर्मल आदमी के बेटे हैं, और ये सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर आपसे सलाह मांग रहा है। तो ये ताकत, ये चीज और किसी चीज से नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ आ सकती है तो वो सिविल सर्विस से आ सकती है। अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक चीजों की भी बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट के मटेरियलिस्टिक चीजों की भी बात करें कि आप जब सिविल सर्वेंट बनते हैं, आप आईपीएस बनते हैं, तो आपको क्या क्या मिलता है। आप आईपीएस बनते हैं, आपको एक गाड़ी मिलती है फॉर द लाइफ टाइम। फॉर द लाइफ टाइम नहीं कहूंगा, 60 ईयर्स तक आपके पास एक गाड़ी हमेशा रहती है, 2 ड्राइवर हमेशा आपके पास रहते हैं, 2-3 बॉडीगार्ड आपके पास हमेशा रहते हैं, एक बंगला आपके पास रहता है, छोटा या बड़ा डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। ठीक है, ये चीजें आपके पास हमेशा 30 ईयर्स तक या 35 ईयर्स तक आप जैसी जैसी पोजीशन पर जाते रहेंगे आपके पास हमेशा रहेगी।
अगर आप इन सब चीजों की कॉस्ट लगाएं तो ये कॉस्ट आपकी जाके पहुंचती है 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से ज्यादा पहुंचती है आज की डेट में मार्केट वैल्यू पे अगर आप देखेंगे। तो क्या आपको एक नॉर्मल, आप बीए क्वालिफाई किए हुए हैं, आप बीएससी किए हुए हैं, क्या आप मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे? क्या आपको 5 लाख या 6 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिल जाएगी? मिलेगी या नहीं? आप बोलिए ना, हाँ या ना। नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको जो मिल सकती है वो सिविल सर्विस से मिल सकती है। तो ये सारे, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पे लिखे थे। दूसरा, सिविल सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा फैक्टर है, प्रमोशन इतना फास्ट है, प्रमोशन बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं आईपीएस का आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये चीज अंदर जाके मुझे पता लगी कि आप आईपीएस बनते हैं, 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके 1 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, आप एडिशनल एसपी या एसपी सिटी हो जाते हैं। उसके 1 साल बाद फिर आपका प्रमोशन हो जाता है, आप एसपी बन जाते हैं। आप पूरा डिस्ट्रिक्ट, सोचिए 4 साल के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आपकी कमांड पे है। 5,000 लोग, 5,000 से 6,000 लोग सिर्फ आपके आदेश पे, आपके आदेश सुनने के लिए तैयार हैं, आपके आदेश पे आगे जाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज आपको मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस से मिल सकती है और किसी चीज से नहीं मिल सकती। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अपना तन, मन और धन लगा दीजिए। अगर आप तन, मन, धन से इस एग्जाम को निकालने की कोशिश करेंगे, एक जुनून के साथ आप इस एग्जाम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। एक शेर पढ़ता हूं मैं इस मौके पे कि मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो, ये तो रहा कि सिविल सर्विस क्या है, सिविल सर्विस हमें क्यों देना चाहिए। आपको लगता है आप देना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? देना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए हम सबको। चलो, थोड़ा सा अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि मैंने इस एग्जाम को, जिस बहुत सारे बच्चे, जैसे नू भी बोल रहा था कि आप अपने बारे में बताइए, वैसे बहुत सारे वीडियोस में मैंने अपने बारे में बताया है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो को डाला है, लेकिन अब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं लाइव बताता हूं आपको कि मैं किस बैकग्राउंड से हूं और मैंने इस एग्जाम को कैसे निकाला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत ही छोटी, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी 10वीं तक की एजुकेशन एक गांव में हुई है। एक गांव का नाम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक गांव है जिसका की नाम है हर्रायपुर। वहां मेरी 10th तक की पढ़ाई हुई है। कोई कॉन्वेंट एजुकेशन मेरी नहीं हुई है। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, 5th 6 to 8 तक मेरा स्कूल ऐसा था कि जब बारिश होती थी वो टपकने लगता था, तो इतनी सी जगह बचती थी, वहां पर हम लोग, उस जगह पे हम लोग बैठते थे। खैर एनीवे, हमने वहां से 8th किया, फिर हमने 9th 10th किया। 9th 10th स्कूल्स तो ऐसे ही थे, लेकिन हम पढ़ने में थोड़े से अच्छे थे, पढ़ने में हमेशा टॉप करते थे। फिर मेरा 11th 12th की एजुकेशन मेरी बरेली में हुई, बरेली में आ गया, बरेली में मेरी एजुकेशन हुई। बरेली में मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता था जहां ना तो बिजली आती थी, ना ही सड़क थी, ना ही टेलीफोन था, ना ही पानी था। ऐसा मोहल्ला औरंगाबाद में कोई है? कोई ऐसा मोहल्ला, स्लम टाइप का कोई मोहल्ला है जहां सड़क ना हो, बिजली ना हो? तो वो मोहल्ला ऐसा था कि जब बारिश होती थी तो मेरे इतना इतना पानी भर जाता था। मैं साइकिल से स्कूल से आया करता था, मेरी साइकिल फंस जाया करती थी, बारिश इतनी तेज होती थी। तो मैं सोचता था कि मैं इस मोहल्ले में क्यों रहता हूं। तो समझ में आता था कि नहीं, इस मोहल्ले में ही रहना है, क्योंकि बाहर सारे घर जो हैं वो बहुत महंगे हैं। और मेरे फादर जो थे, मेरे फादर 4th क्लास की जॉब करते थे कोर्ट में। पापा की जॉब लगी 4th क्लास की कोर्ट में। उनको पैसे जो मिलते थे वो 4,000 रुपए मिलते थे। पापा की जो सैलरी थी 4,000 रुपए थी। 4,000 रुपए की सैलरी ईयर था 2002 या 2003। तो वो सारे खर्चों में ही खत्म हो जाता था। तो कोचिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता था। मेरे पास मैथ्स था, इंग्लिश था, तो कोचिंग के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था। तो मेरे टीचर्स क्या करते थे, मुझसे पैसे ही नहीं लेते थे, कोचिंग के वो पैसे ही नहीं लेते थे। तो एनीवे, मैंने इस तरीके से 11th 12th किया। और एक दौर तो ऐसा था कि घर पे अखबार भी नहीं आता था। अखबार पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, बचपन से ही बहुत शौक था अखबार पढ़ने का। मैं अमर उजाला पढ़ता था, हमारे यहाँ अमर उजाला और दैनिक जागरण चलता है, तो मैं वो 2 अखबार पढ़ता था। तो अखबार पढ़ने का पैसे नहीं होते थे घर पे, तो क्या करता था मैं, ढाबे जो होते हैं ना, ढाबे, चाय वाले ढाबे जो होते हैं,
तो मैं स्कूल जाता था और ढाबे पे बैठ जाया करता था और वहां अपनी बारी का इंतजार करता था कि बड़े लोग जो हैं कब अखबार छोड़ेंगे, मैं उसको पढ़ लूं। तो मतलब इतनी ज्यादा जुस्तजू थी अखबार पढ़ने की मेरे अंदर, इतना ज्यादा शौक था मेरे अंदर से कि मैं उन ढाबों पे अखबार पढ़ता था। खैर ये दौर थोड़े दिन चला, फिर पापा का प्रमोशन हुआ, थोड़े से पैसे घर पे आने लगे। जब मैंने 12th पास किया तो अब 12th पास करने के बाद क्या करना है ये फैमिली में किसी को नहीं पता था। पापा कहते थे कि बीएससी कर लो, बीएससी कर लो, बीएससी करने के बाद आप सिविल सर्विस कर लेना, सिविल सर्विस करते हैं। खैर पापा की बात मैंने नहीं मानी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि बीटेक करेंगे। बीटेक करने के लिए उस वक्त कोचिंग होती है, आईआईटी जेई की कोचिंग होती है। कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे मैथ्स के? हैं? नहीं, मैथ्स के नहीं है। आईआईटी की कोचिंग होती है। आईआईटी की कोचिंग के लिए थोड़े से पैसे लगते हैं, तो उस वक्त उस कोचिंग के लिए 22,000 रुपए लगते थे। वो मेरे पापा के पास नहीं थे। तो क्या किया हमने, गांव में हमारी एक जमीन थी, उस जमीन को हमने बेच दिया। उस जमीन से 1 लाख रुपए आए। उस 1 लाख रुपए, 1 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ और जमीन को बेचना बहुत बेइज्जती वाला काम होता है। गांव में अगर आप अपनी जमीन बेच रहे हैं तो गांव वाले सोचते हैं कि ये लोग तो दिवालिया हो गए, मतलब वो उस नजर से देखा जाता है फिर आपको गांव में। तो खैर हमने अपनी जमीन बेच दी। जमीन करके मैंने कोचिंग की, कोचिंग करके मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए हो गया और बीटेक में भी मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे मिला। ये वो जगह थी जहां मैंने खुद को तब्दील किया, खुद को इम्प्रूव किया। जो मैं एक ग्रामीण, जिसे कहते हैं गांव की पृष्ठभूमि से आके मैंने जो शहर का एरिया देखा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए गया उस वक्त मैं एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बोल पाता था। बीटेक फर्स्ट ईयर में जब मेरा इंट्रोडक्शन लिया गया, एक इंग्लिश की मैडम आई। मैडम ने आके मेरा सबसे बोला जाता ना, आप पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दीजिए, आप खड़े हुए इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन, सब कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे थे। कोई लखनऊ से पढ़ के आया, कोई दिल्ली से पढ़ के आया, कोई दुबई से आया हुआ था, कोई जद्दा से आया हुआ था। मैं एक गांव से आया हुआ था, हर्रायपुर से आया हुआ था। तो मुझे इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आ रहा था। आप सोचिए कि मेरी जो कंडीशन थी वो कैसी होगी कि जब मैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा हूँ। खैर कैसे ही मैंने 2-4 शब्द इधर उधर करके, इसको आर को वर करके मैंने कैसे ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो ये चीजें मैं आपको ये बता देना इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को ये एहसास हो कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग क्वालिफाई करते हैं। इस एग्जाम को वो लोग क्वालिफाई करते हैं जिन लोगों के अंदर एक लगन होती है, मेहनत होती है और जो कुछ कर गुजरने का जिनके अंदर जज्बा होता है। फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया। जो लोग कॉलेज में हैं उन लोग, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ कॉलेज में होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, 3rd ईयर या 4th ईयर में होंगे। आप लोग हैं ऐसे बच्चे क्या? कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं? तो आप लोगों के लिए ये बात बता रहा हूं कि जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। नॉट ओनली इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू किया। जैसे स्टेज पे आने पे बहुत ज्यादा डर लगता था मुझे। स्टेज पे आना मुझे लगता था कैसे बोलेंगे, कभी बोला ही नहीं, गांव के स्कूलों में कभी भेजा ही नहीं जाता है। तो अपनी जो वीकनेस थी, मेरी जो वीक एरियाज थे, वो मैंने कॉलेज में फिल करना शुरू किए। कॉलेज में बहुत सारे क्लब होते हैं, आप लोग के यहाँ भी क्लब होंगे जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्लब होते हैं। तो मेरे कॉलेज में एक क्लब हुआ करता था, एट द रेट ऑफ इंजीनियर्स सॉल्यूशन एंड यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब, जो हमारी यूनिवर्सिटी में था। तो जो कॉलेज का टाइम था, कॉलेज के टाइम के बाद मैं उन सब क्लब में जाया करता था, उन क्लब में अपना टाइम लगाया करता था, लोगों को ऑब्जर्व किया करता था कि आप ये लोग बोलते कैसे हैं, इन लोगों के अंदर इतना इंटेलेक्ट कैसे डेवलप हुआ, ये लोग बात कैसे करते हैं। तो जब आप इंटरेक्शन कहते हैं नॉलेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सबसे बिगनिंग होती है, वो इंटरेक्शन होता है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको बात से बात निकलती है और आपको पता लगता है कि दुनिया में डिफरेंट चीजें किस तरीके से चल रही हैं। तो वो चीज हमने कॉलेज में की। कॉलेज में अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया, स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव किया, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कॉलेज से एक जॉब नहीं लगा मेरा, 2 जॉब लगे। 2 जॉब करके मैं बाहर आया, सीमेंस में मैं आया, प्राइवेट कंपनी में आया। और प्राइवेट कंपनी में मुझे एहसास हुआ, जैसे कि मैं सीमेंस में यहाँ पे आया था आपके औरंगाबाद में, तो वहां पे मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैं जिस जगह से आया हूँ, जिस जगह रोड भी नहीं है, जिस जगह लोग बिजली के लिए भी तरसते हैं, उन लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ। ये एक जज्बा मेरे अंदर था।
तो इसका आंसर था सिविल सर्विस। सिविल सर्विस ही एक ऐसी सर्विस थी जो मुझे इस एरिया में काम करने के लिए कर सकती थी। तो फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू किया, लेकिन दिल्ली में मैं गया। दिल्ली में फिर उन्होंने 60,000 रुपीज मांगे कोचिंग में, और मेरे पास 60,000 रुपीज नहीं थे फिर से। तो मैंने सोचा कि अब क्या है, या तो अपने ख्वाबों को यहीं पे सरेंडर कर दो, या फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं जद्दोजहद करूं और आगे बढ़ूं। तो मैं खैर वहां तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता हूं। गवर्नमेंट जॉब में पैसे भी आते रहेंगे और मुझे टाइम भी मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, मेरा सिलेक्शन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने पालघर ज्वाइन कर लिया। पालघर और अणुशक्ति नगर में मैंने ज्वाइन किया, और जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन मैंने खुद को कहा कि नूरुल हसन, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। दो वो जॉब जो थी बहुत अच्छी थी, साइंटिफिक ऑफिसर में था, जितना मैं अर्निंग अब कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं अर्न कर रहा था वहां पर, लेकिन मैं उस जगह भी नहीं रुका। उस जगह मैंने खुद को बोला कि अब बड़ा एम अचीव करना है, अब सिविल सर्विस के लिए काम करना है। फैमिली के लिए, जो फैमिली के पास पैसे नहीं थे उसके लिए मैंने जॉब किया। 8 घंटे में जॉब करता था, मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 5 o'clock तक, जैसे कि नू ने बताया कि मैं जॉब करता था, क्योंकि जॉब मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, कोचिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने डिसाइड कर लिया कि इसी में रह के मुझे तैयारी करनी है। तो एक के बाद एक चीजें मैं ट्राई करता रहा। सुबह 8 बजे मैं अपनी जॉब के लिए जाता था, 5 बजे मैं वापस आता था। 5 बजे के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता था, 1 घंटा फ्रेश होके थोड़ा नमाज वगैरह पढ़ के मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाता था, और 12 बजे तक कभी 5 घंटे सोना, कभी 6 घंटे सोना, इस तरीके से मैं कोशिश करता रहा। जब मैं ये कोशिश कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने भी बोला कि आईएएस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपसे ऐसे नहीं होगा, आप छोड़ दो इसको, आप अपना वक्त जाया कर रहे हो, आप अपना वक्त खराब कर रहे हो, क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, शादी करो और आराम से रहो। बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे बोला, लेकिन मैंने ये ठान के रखा हुआ था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मैं करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये बोला कि आप मुस्लिम हो और हमारे देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। तो मैंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं इस चीज को भी प्रूफ कर दूंगा, इस चीज को भी मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। खैर मैंने तैयारी करता रहा। पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिया, कोई बिना तैयारी के, खैर वो नहीं हुआ। दूसरा मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया। दूसरे सीरियस अटेम्प्ट में मैं सीधे इंटरव्यू तक पहुंच गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और सीधे इंटरव्यू दिया। हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं कुछ दिन के लिए गया था, तो हमदर्द स्टडी सर्कल में कोई भी नहीं सोचता था कि मैं सीधे इंटरव्यू तक जाऊंगा। जो एग्जामिनर कॉपी भी चेक करते थे वो कहते थे कि इस बार तो आपका नहीं होना है, अगली बार आप देख लीजिएगा, अगली बार आपका हो सकता है। तो वहां के जो बच्चे भी थे उनको भी नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, और मुझे खुद नहीं लगता था कि पहला सीरियस अटेम्प्ट दिया और मैं सीधे इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सीधे इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिले, वहां कुछ कमी रह गई, मेरे इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई, इंटरव्यू स्किल में कुछ कमी रह गई, और मुझे 123 मार्क्स मिले, और इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। फिर वो लोग, जो लोग थे मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, और जो लोग निगेटिव एनर्जी आपको देते हैं, ऐसे लोगों ने फिर कहा कि आपका नहीं होना है, आप क्यों कोशिश कर रहे हो, आपका इसलिए कम नंबर दिए क्योंकि आप मुस्लिम हो। मैंने फिर उनसे कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसमें मेरी गलती होगी, मैंने कुछ ना कुछ गलती की होगी, इसलिए मुझे 123 नंबर मिले हैं, मैं फिर कोशिश करूंगा। फिर मैंने कोशिश की, फिर प्रीलिम्स दिया पूरी ताकत लगा के, फिर मेंस दिया, प्रीलिम्स हुआ मेरा, मेंस हुआ, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। और इस बार इंटरव्यू में मैंने ऐसी तैयारी की, एक एक चीज पे तैयारी की, अपने नाम से लेके अपनी बैकग्राउंड पे एक एक ऐसी तैयारी की, अपने इंग्लिश से लेके, मुझे इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स मिले और मेरा सिलेक्शन आईपीएस के लिए हो गया। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको 3-4 चीजों के लिए आपको बताई है। इस स्टोरी से आपको 3-4 सबक मिलते हैं, जो बहुत बड़े सबक मिलते हैं। मैं उन सारे सबक का आपके सामने एग्जाम्पल बन के खड़ा हूं। पहला सबक आपको ये मिलता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे देश में। मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूं, आपके सामने आईपीएस बन के खड़ा हूं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर आप लोगों को पता हो, अणु शक्ति विभाग कहते हैं, वहां मैं सिलेक्ट हुआ। मैं सीमेंस में सिलेक्ट हुआ, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हुआ, और आईपीएस में आज आके मैं आपके प्रदेश में
या हमारे देश में मैं काम कर रहा हूं, तो ये चीज प्रूफ करती है कि हमारे देश में जो ये लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन 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 है, तो सिर्फ आपकी योग्यता का है। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप और बच्चों से कमजोर हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो बात है डिस्क्रिमिनेशन की, जो बात है वो बिल्कुल गलत है। तो आप पहली चीज तो ये आपके मन में अगर कहीं भी ये बात है कि हम अगर मुस्लिम हैं, हम अगर ये हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं आपको ये 100% अश्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो बहुत ही अच्छा मुल्क है। इससे अच्छा मुल्क शायद ही कोई और है। यहाँ जो राइट्स, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ हर एक सिटीजन को अवेलेबल है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज यहां पर यह प्रूफ करती है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि कोचिंग के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, कैसे करें हम तैयारी। मैं ये बात एज ए आईपीएस होके इतने मंच पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल कोचिंग। मैं हमदर्द स्टडी सर्कल गया, हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं 2 महीने वहां रहा, लेकिन वहां सेल्फ स्टडी होती है, वहां कोई कोचिंग नहीं होती है। वहां सेल्फ स्टडी होती है, स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, इसी तरीके का वहां माहौल होता है। उस माहौल में मैंने तैयारी की, तो ये चीज ये प्रूफ करती है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के तैयारी की है। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंसान को कोचिंग करना पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोचिंग करना पड़ेगी, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने खुद से पढ़ा और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिना कोचिंग से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगर मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो 2 चीजें तो ये यहां पर ब्रेक हो गई। तीसरी चीज क्या ब्रेक हुई? तीसरी चीज क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो लोग नॉर्मल स्कूल से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉर्मल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे शेतकरी फैमिली से आते हैं, गांव की फैमिली से आए हुए होते हैं, उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। उनको ये लगता है कि दुनिया में सब लोग अच्छे हैं हमसे। हर किसी को ये लगता है, हर किसी के अंदर, बहुत सारे बच्चों के अंदर, 99% बच्चों के अंदर ये लगता है कि अगला आदमी अच्छा है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। हर किसी को लगता है कि हम बुरे हैं, बाकी लोग अच्छे हैं। इसी तरीके से उन बच्चों को भी ये लगता है कि हम अगर औरंगाबाद से पढ़े हैं, पुणे के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पुणे वाले को लगता है कि पुणे में नहीं यार, दिल्ली के बच्चे बहुत अच्छे हैं। दिल्ली वालों को ये लगता है कि बॉम्बे के बच्चे बहुत अच्छे हैं। बॉम्बे वालों को लगता है कि लंदन के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हर किसी को ये फिनोमेना जो है, ये जो एहसास कमतरी जिसे कहते हैं उर्दू में, एहसास कमतरी हर बच्चे के अंदर होता है। तो ये एहसास कमतरी आप हटा दीजिए, इसको यहीं का यहीं खत्म कर दीजिए। अगर आपके अंदर लगन है, हिम्मत है, काम करने का आपके अंदर जज्बा है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। चौथी चीज ये ब्रेक होती है, यहां पर एक मिथ ब्रेक होती है कि आप फुल टाइम अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप यूपीएससी के लिए 14 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। भाई हम लोग जब बात करते थे लोगों से, तो हमारे एक सीनियर हमसे बोला करते थे कि यूपीएससी की तैयारी जो है एक तपस्या है। आपको तपस्या करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, ऐसी पढ़ाई करना पड़ेगी, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा अगर आप सिलेक्शन देखें, मैं 8 से लेकर 5 तक रेगुलर जॉब करता था और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और जॉब भी कोई ऐसी नहीं थी कि क्लर्क वाली जॉब हो या कोई ऐसी हो। मैं क्लास 1 साइंटिफिक ऑफिसर, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर बोलते हैं, मैं वो था। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना है आपने? कितना सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव चीजें होती हैं वहां। अगर कुछ भी हो जाता है तो मतलब इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उस जगह में काम करता था। 8 से लेकर 5 तक की मेरी जॉब होती थी। 8 से लेकर 5 तक की तो जॉब है, इसके अलावा आपको उठना है, उठ के तैयार होना है, ड्रेस पहननी है, ड्रेस पहन के बस में जाना है, बस से फिर आपको वहां जाना है, वापस आना है, वापस आके फिर आप बहुत सारे आप थके हुए होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको 4 से 5 घंटा मिलता है पढ़ने के लिए। तो जब मैं 4 से 5 घंटा निकाल के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, तो जो स्टूडेंट फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? आप लोग कर सकते हैं या नहीं? कोशिश करें तो आप लोग भी इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की है।
आप अपने अंदर ये कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो शाहरुख खान का डायलॉग क्या है मूवी में कि किसी चीज को अगर पूरे दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। एक मूवी भी है और एक बुक भी है, द सीक्रेट। किसी ने पढ़ी है वो बुक, द सीक्रेट बुक? ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को तन मन धन अपने ख्वाबों में हर चीज से चाहोगे तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे और एक दिन वो आएगा, आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लास्ट में नांदेड़ में स्पीच दे रहा था तो मैंने एक वहां पे एग्जाम्पल दिया था। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि अगर यहाँ पे कोई हमारी जो बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर वो सोच लें कि उनको नांदेड़ जाना है और नांदेड़ तक का उनको रास्ता नहीं पता है और वो रास्ते पे निकल जाती हैं, तो क्या पहुंच पाएंगी वहां तक? नहीं पहुंच पाएंगी। पहुंचेंगी ना। नांदेड़ से जालना जाएंगी, जालना में कोई मिल जाएगा, बोलेगा नहीं आप गलत रास्ते पे। जालना से बीड़ जाएंगी तो बीड़ वाले बोलेंगे नहीं आप गलत रास्ते पे चले गए। बीड़ से फिर उस्मानाबाद से वापस आएंगी। तो इस तरीके से आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आपको कोई ना कोई मिलेगा जो बताएगा नहीं रास्ता जो है नांदेड़ जाने के लिए एक यहाँ से एक्सप्रेस मिलती है जिसका कि नाम देवगिरी है। आप उस पर बैठो और आप वहां तक पहुंच जाओगे और अल्टीमेटली आप वहां पर पहुंच जाएंगी या नहीं? आपकी जिंदगी के जो एम है वो भी यही है। बिलीव मी, आपकी जिंदगी के जो एम है, जो आप बनना चाहते हैं, वो ये औरंगाबाद से नांदेड़ जाने का सफर है जिसमें आपको चलते जाना है। आप अगर जालना में रुक गए, जालना में रुक के आपने वहां बसेरा बना लिया तो क्या आप नांदेड़ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। जिंदगी का एम भी ऐसे ही है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और मान लिया आप टीचर बन गए, टीचर बन के वहां पर खुश हो गए आप और वहीं अपना रास्ता, वहीं अपनी जर्नी आपने रोक दी, तो क्या आप आईएएस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो आपको अगर आईएएस बनना है, अगर आपको आईपीएस बनना है, तो ये सफर जो है, इस सफर में आगे बढ़ते रहना है और इस सफर में आपको लोग मिलते जाएंगे। मेरे जैसे लोग मिलते जाएंगे, नू जैसे लोग मिलते जाएंगे, ख्वाहिश फाउंडेशन जैसे लोग मिलते जाएंगे, हमदर्द स्टडी सर्किल जैसे लोग मिलते जाएंगे। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया मिल जाएगी, आपको वाजीराम मिल जाएगी, आपको इंटरनेट मिल जाएगा, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर बागवान जैसे आपको लोग मिल जाएंगे। कोशिश इस बात की है, ये पूरे कन्विक्शन के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप कोशिश में लग जाएं और आप सफर में निकल जाएं तो हमारे जैसे, मैं नहीं, हमारे जैसे आपको 1000 लोग मिलते जाएंगे रास्ता बताने के लिए। लेकिन रास्ते पे चलना किसको पड़ेगा? आपको चलना पड़ेगा। मैं नहीं चल सकता आपके रास्ते पे, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। मैं थोड़े पैसे भी दे सकता हूं कि आप टिकट लेके चले जाओ वहां तक, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आप उस रास्ते पे चलना आपको है, उस रास्ते का सफर आपको तय करना है। तो मुझे ये लगता है इन सारी बातों से आपको ये एहसास हो गया होगा कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो कोशिश करना चाहे, जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो, वो आईएएस और आईपीएस कुछ भी निकाल सकता है। मेरा बैकग्राउंड अच्छा, एक मिथ ये भी है कि कुछ बच्चों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज बच्चे होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं आप आईएएस आईपीएस। और मुझे भी ये लगता था, मुझे लगता था कि जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वो तो दूसरी दुनिया से आते हैं, दिखते कैसे हैं आखिर? मुझे लगता था यार आईएएस है ये, आईपीएस है ये, कैसे ही नहीं होते। वो आप लोगों के बीच में से आए हुए लोग हैं, वो आप में से कोई एक लोग है, कोई और नहीं है। आप में से ही कोई बेटी, कोई बहन जो है आईएएस या आईपीएस बनती है। अच्छा, एक और मिथ है, एक मिथ ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां ये क्या बोलते हैं इसको, स्कार्फ पहनती हैं, उनको इंटरव्यू में नंबर नहीं मिल सकते या उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एक हमारी बैचमेट थी जैनब करके, जैनब ने इंटरव्यू दिया और स्कार्फ लगा के इंटरव्यू दिया और उसको पता है नंबर कितने मिले? उसको नंबर पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर मिले, पूरी इंडिया में नंबर 1 नंबर मिले उसको। 275 में से 240 नंबर मिले उसको। आज वो इनकम टैक्स कमिश्नर है या इसका कस्टम की कमिश्नर है, पोस्टेड है, शायद कोलकाता में पोस्टेड है। तो ये आपको कहीं भी ये एहसास कमतरी आपको कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का एहसास कमतरी आपको नहीं होना चाहिए। बस आपके अंदर आपको तैयार कर लेने की जरूरत है, आपको शुरू हो जाने की जरूरत है, सफर पे निकल जाने की जरूरत है। आप जालना हो सकते हैं, भीड़ हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप नांदेड़ पहुंचेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो मेरे बताए हुए ये 3-4 जो आप पॉइंट थे, आप उस पर अमल करेंगे और उसको इस एम तक पहुंचने के लिए आप कोशिश करेंगे।
तो ये तो था आपका जनरल मोटिवेशन। जनरल मोटिवेशन के कौन निकाल सकता है। अब मुझे सुनने के बाद आपको क्या ऐसा एहसास हो रहा है कि आप निकाल सकते हैं? आपको लग रहा है कि मैं आप जैसा ही हूं या किसी दूसरी दुनिया से आया हूं? कैसा लग रहा है बताइए कोई भी। आप जैसा ही हूं ना मैं, आप जैसा, आपके बीच में से उठा हुआ, एक नॉर्मल मोहल्ले से उठा हुआ, जिस मोहल्ले में सड़क भी नहीं है, आप जैसा ही मैं एक लड़का हूं जो कि आईपीएस बन गया हूं। बस इतना सा फर्क है मुझ में और आप में, ठीक है। तो अब आईपीएस बना कैसे जाए। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन के जो बेसिक्स हैं उस पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन का क्या बेसिक होना चाहिए उस पर बात करते हैं हम। तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस निकालने के लिए। वो तीन चीजें क्या हैं? तीन चीजें हैं आपकी रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग स्किल। ये तीन बेसिक चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये तीन चीजें आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको बुक पढ़ना नहीं आता तो आप बुक को कॉम्प्रहेंड क्या करेंगे? बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, उसको कॉम्प्रहेंड करके उसमें से सार निकालना पड़ेगा बाहर। तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो कॉलेज में बच्चे हैं वो बुक्स पढ़िए, डिफरेंट फिक्शन तो पढ़िए, अगर आपको शौक है नॉन फिक्शन बुक पढ़िए। गांधी जी की बुक पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़िए, अब्दुल कलाम साहब की बुक पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर। ऐसे लोगों की आप बुक पढ़िए, इससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी और आपको दुनिया का पता लगेगा कि दुनिया के जो महान लोग हैं, जो जिन्होंने इतना नाम कमाया, वो सोचते कैसे हैं, वो आप जैसे ही लोग हैं। तो रीडिंग स्किल इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं आपकी। दूसरी है आपकी राइटिंग स्किल। अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है, आपको मेंस लिखना है। अगर आपको मेंस लिखना है तो आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा, और पेपर पे लिखने के लिए आपकी ग्रामर अच्छी होना चाहिए। मतलब मेरी तरह नहीं होना चाहिए, इज को आर और वास को वर में कर रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं और मैं आपकी कॉपी में चेक कर रहा हूं, तो इस कॉपी में जो लिखा है वो बताएगा कि इसके कॉपी के पीछे का इंसान कैसा है, वो सोचता कैसा है। तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल आप इंप्रूव कैसे करेंगे? राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने का एक तरीका है, आप रीड खूब करिए, उसके बाद लिखिए एक मजमून पे। जो लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, जो सीरियस फेज में हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, एक मजमून लिखिए। अपने डैडी के ऊपर लिखिए, अपनी अम्मी के ऊपर लिखिए, फिर अपने मोहल्ले के ऊपर लिखिए, फिर अपने शहर के ऊपर लिखिए, फिर आप अपने देश के ऊपर लिखिए, फिर आप पूरी दुनिया के ऊपर लिखिए, फिर दुनिया के माहौल पे लिखिए। तो फिर आपके जो थॉट हैं, थॉट को कन्वर्ट करना पेपर पे, वो कला आपके अंदर आ जाएगी। और वो एक आर्ट है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सारे लोग, होता होगा आप लोगों ने भी देखा होगा, एग्जाम में जब आप जाते हैं दिमाग में तो रहता है लेकिन पेपर पे नहीं आ पाता, उससे पहले टाइम खत्म हो जाता है। तो ये राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। और राइटिंग कोई भी चीज ऐसे नहीं डेवलप होती, हर चीज के लिए दिन ब दिन कोशिश करनी पड़ती है। मैंने नांदेड़ में स्पीच दिया था, वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि अगर किसी का घर 100वीं मंजिल पे है, उसके घर के जाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं, तो अगर आप स्पाइडरमैन है क्या? आप में से कोई स्पाइडरमैन है क्या? जो स्पाइडरमैन आएगा ऐसे फेंकेगा और चढ़ जाएगा सीधा? नहीं है ना, आपको सीढ़ियां ही चढ़ना पड़ेंगी ना, आप सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा आपको। तो सीढ़ियां जो है, ये जो सीढ़ियां हैं, ये आपकी स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल, आपकी जो वीकनेस है उसको दूर करना, आपकी पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स, आपकी ज्योग्राफी, ये सब सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां दर सीढ़ियां जब आप चढ़ते जाएंगे, जब आप 100 सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप 100% आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपका एम जो है, ये एक सीढ़ियां हैं, 100 सीढ़ियां हैं, उन 100 सीढ़ियों को आपको क्रॉस करना है। तीसरी चीज है आपकी स्पीकिंग स्किल, आपको बात करना भी आना चाहिए। अभी इंटरव्यू हुआ है नू का, नू को बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा कि अपनी बात को कैसे प्रेजेंट किया जाए। कई बार हम सोचते बहुत अच्छा है लेकिन हम बोल नहीं पाते, स्टेज पे आके नहीं बोल पाते, लोगों से हम बात नहीं कर पाते, लोगों से बात करने में झिझकते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसे कहते हैं, इंटरव्यू नहीं कहते हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपके थॉट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए,
आपको बोलना आना चाहिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो जवाब कुछ देंगे, ए पूछो बी बताएंगे, तो ये शो करता है कि आपकी अटेंशन नहीं है, आपके दिमाग में अटेंशन नहीं है, आपसे जो पूछा गया आपको वो बताने की आपके अंदर काबिलियत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जज की जाती हैं इंटरव्यू में। तो ये स्पीकिंग स्किल आपके अंदर कैसे आएगी? आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, वहां पर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पर मंच पे आके आपको बोलना पड़ रहा है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्विजिंग हो रही है, या फिर इंटरव्यू का कोई सेशन हो रहा है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉलेज में देखो कि जनरली कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में कोई रुकता ही नहीं है। आपके कॉलेज में होती है क्या? होती है, बहुत कम, 5-10 बच्चे आएंगे, बाकी सब जाके रूम पे सो रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस को सुनना बहुत जरूरी है, उनके थॉट जानना बहुत जरूरी है। आप अगर ये सब चीजें करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, और आपकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। अगर ये 3 चीजें आपने कॉलेज में रहते हुए कर ली, और फिर न्यू फाउंडेशन या हमदर्द स्टडी सर्किल या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां जाके अगर आपने थोड़ा खुद को और इंप्रूव कर लिया, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं। अच्छा, मेंस के लिए अब बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन होगा कि प्रीलिम्स के लिए हम क्या पढ़ें, मेंस के लिए हम क्या पढ़ें, इंटरव्यू के लिए हम क्या पढ़ें। तो मेरी एक वेबसाइट है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है AMU। अगर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं क्या? AMU आपने ग्रुप पे डाल देना, AMU 1 2 वाला 2 IAS, AMU to IAS .wordpress.com। और इसी से लिंक मेरा एक YouTube चैनल है, आप वहां पर भी जो स्पीचेस हैं वो पढ़ी हुई हैं, आप वो भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा और इस एग्जाम के बारे में और आपको चीजें पता लगेंगी। तो मेंस के लिए आप जितनी भी बुक्स हैं उस पे अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स को पढ़िए। और कैसे आपको मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं कि हम कैसे पढ़ें आखिर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे 99% लोगों को ये पता नहीं होता है। ये तो सब पता होता है किताबें कौन सी पढ़ेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई आजकल। वो दौर और था, अंकल का दौर होगा पीछे। अच्छा, वो दौर और था कि जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, चीजें अवेलेबल नहीं थी लोगों के पास, किताबें नहीं अवेलेबल थी। आपका दौर रहा होगा तो किताबों की इंफॉर्मेशन क्या पढ़ी जाए वो भी नहीं पता होगी। लेकिन आजकल का हमारा दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है, जियो का दौर है, 149 में 1 GB पर डे। आज इंटरनेट का दौर है। आज इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ओवर इंफॉर्मेशन है। तो आपको बुक की कोई कमी नहीं है, बुक्स की कोई कमी नहीं है। क्या पढ़ना है, इस मटेरियल क्या चाहिए, न्यू फाउंडेशन, हमदर्द स्टडी सर्किल या डेली, हर जगह मटेरियल अवेलेबल है। तो आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो इस एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 99% इस एग्जाम में आपकी मदद करने वाली है, बाकी की 1% चीजें अलग हैं, 99% जो है इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता हो गई कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए तो 99% काम आपका हो गया। 1% का काम आपको करना है। तो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है आपको, और अपने आसपास की चीजों को कैसे आपको एनालाइज करना है, वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा मैं, और फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। न्यूज़पेपर को बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ते हैं। न्यूज आई, ऊपर से लेकर नीचे तक सरसरी निगाह से उस पर क्या किया हमने, सरसरी निगाह डाल दी और छोड़ दिया। यूपीएससी ऐसे नहीं निकलता। एमपीएससी निकल सकता है आपका, कोई और स्टेट का एग्जाम निकल सकता है, लेकिन यूपीएससी आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। यूपीएससी क्या करता है, आपके पर्दे के पीछे की नॉलेज को चेक करता है। ठीक है, वो ये चेक करता है कि आपको पीछे कितना आपने थॉट दिया है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी का एग्जाम्पल दूं तो आपके पूना में कोई इंसिडेंट हुई, अभी भीमा कोरेगांव करके एक इंसिडेंट हुई है ना। तो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुई, लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो एनालाइज कैसे किया जाता है कि ये इंसिडेंट क्यों हुई, इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। आपको हिस्टोरिकल फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं पूना का कलेक्टर होता, अगर मैं
पूना का एसपी होता तो मैं क्या इस इंसिडेंट को रोक पाता? आपको इस तरीके से सोचना है। अभी बजट में बहुत सारी चीजें अनाउंस हुई हैं, बताइए कोई सबसे बड़ी चीज क्या अनाउंस हुई है बजट में? आयुष्मान भारत। यही मेरे भी दिमाग में था, आयुष्मान भारत में कहने वाला था। तो आयुष्मान भारत एक स्कीम शुरू की है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आयुष्मान भारत नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसका इम्पैक्ट जो कंट्री की सबसे पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उस पर क्या होगा। ये तो कहीं लिखा नहीं होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से। तो आयुष्मान भारत में ऐसा क्या है जो कि गरीब लोगों को फायदा हो, ऐसा क्या है इसमें जो कि मुझे उसका फायदा कैसा मिले, समाज को उसको कैसा फायदा मिले। आयुष्मान भारत जैसी बहुत सारी स्कीम आई हैं अभी तक इंडिया में, ऐसा नहीं है स्कीम्स की कोई कमी है, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसी कमी रह जाती है इंडिया में, ऐसा क्या रह जाता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता। तो आपको सोचने की जरूरत है, आयुष्मान भारत अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा होता, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता या फिर मैं सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट होता, तो मैं उस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करता। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इंटरनेशनल रिलेशन से। अभी इंडिया के रिलेशन मालदीव के साथ कैसे चल रहे हैं? मालदीव कोई कंट्री है ना, बहुत अच्छे चल रहे हैं रिलेशन? नहीं चल रहे हैं, बहुत खराब चल रहे हैं रिलेशन। तो आप रिलेशन खराब चल रहे हैं ये तो लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको उस रिलेशन के पीछे क्या हो रहा है, इंडिया के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई अगर जो फाइनल ईयर में हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहा हो, कोई बता सकता है मुझे? कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? इंडिया के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको इस तरीके से सोचने की जरूरत है, आपको ये थॉट लेने की जरूरत है कि मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है, मालदीव से दोस्ती बनाए रखना क्यों जरूरी है। मालदीव से अगर हम दोस्ती बना के नहीं रखते हैं तो कौन सी कंट्री वहां पर आ जाएगी और इंडिया को घेर लेगी या इंडिया को परेशान कर सकती है। तो न्यूज के ऊपर नहीं जाना है, आपको न्यूज को एनालाइज करना है। अगर आप न्यूज को एनालाइज करते हुए चलेंगे तो आपको इस एग्जाम को निकालने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन हम क्वेश्चंस नहीं लगाते। किताबें तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। अगर प्रीलिम्स में आपके 10 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कल्चर, और क्या बचा? ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी, इस तरीके के 10-12 सब्जेक्ट हैं आपके, है ना। तो इन 10-12 सब्जेक्ट की बुक्स ही पढ़ना जरूरी नहीं है, बुक्स तो जरूरी है पढ़ना, इसके पीछे आपको फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। आप हर सब्जेक्ट की कम से कम 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, तब आपका प्रीलिम्स में होगा। इसी तरीके से जब आप मेंस में जाएंगे, मेंस के 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, बेसिक नॉलेज आपको पता है सब क्या होता है, कैसा पैटर्न होता है, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। तो उस हर एक पेपर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर पेपर के आपको 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसी तरीके से एस्से को आपको लिखना पड़ेगा। एस्से आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, आप क्या हैं, कैसे सोचते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, पूरा बता देता है। आपका थॉट प्रोसेस कितना बड़ा है, कितना आपका होराइजन कितना वाइडर है, वो सब बता देता है आपका एस्से। तो एस्से के लिए आपको वैसे ही तैयारी करना है। इसी तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी अगर आपकी पर्सनैलिटी पहले से ही इंप्रूव होगी तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी वैसे ही हो जाएगी। कुछ और चीजें हैं जो हम आपका इंटरव्यू आएगा उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब आपको मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा कि ये एग्जाम कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। ये एग्जाम नॉर्मल सा एग्जाम है और नॉर्मल से लोग निकालते हैं। अभी नू सिद्दीकी का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है थोड़े दिन में इंशाल्लाह। आप देखेंगे आपके बीच में से ही गया हुआ ये लड़का है और सिलेक्ट होके आपके बीच में आएगा, आपके बीच में बोलेगा। ये अंसार शेख को अगर आप देखें तो वो भी नॉर्मल सा लड़का है, उसकी तो फैमिली कंडीशन, मेरी फैमिली कंडीशन तो फिर भी बहुत अच्छी थी। मेरे पापा को 4000 रुपए सैलरी तो मिलती थी, उसके पापा को तो 200 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो ये आपको एहसास होगा, ये अगर आपको ये एहसास हो गया है कि अगर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, आप इस सफर की तरफ जा सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम औरंगाबाद से बहुत सारे सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें देखेंगे। लास्ट में मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसकी 4 अशआर पढ़ना चाहूंगा, हिंदी में है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। इस तरह से है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है,
चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 4 लाइनें और हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके कैसे भी सवाल हैं, कितने भी छोटे सवाल हैं, कितना भी छोटा डाउट है आपका, वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जो सवाल नहीं पूछते वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। कहते हैं कि कोई जो सवाल पूछता है उसका 2 मिनट मजाक उड़ता है, जो सवाल नहीं पूछता है उसका जिंदगी भर मजाक उड़ता है। तो जो भी आपके सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, छोटे मोटे, मैं टाइम निकाल के अगर आपके पास आया हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सारे डाउट दूर करेंगे। ठीक है, कलेक्टर का काम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबको जोड़ के रखना, सारे प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट करना और डिस्ट्रिक्ट में सुधार करना। मैंने कहा कि कलेक्टर का जो रोल है वो 3rd नंबर का है, PM, CM एंड DM। तो कलेक्टर का रोल जो है वो 40 लोगों को, 40 कमेटियों को बना के रखने का, 40 कमेटियों को जोड़ के रखने का है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि मस्जिद का जो इमाम है, हमारे जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है या जिस भी एरिया में मस्जिद होती है उसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। पहला उसका काम है उन सारे लोगों को जोड़ना और उन लोगों को सही बात बताना, दीन की बात बताना, जो कि नॉट ओनली समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, दीन के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडरेटिंग रोल है कलेक्टर का भी है और इमाम का भी है। इससे ज्यादा मुझे इमाम साहब के बारे में इससे ज्यादा नॉलेज नहीं। सर, एथिक्स के आंसर कैसे लिखने रहते हैं? एथिक्स के आंसर कैसे लिखना चाहिए? तो देखो, एथिक्स के आंसर जनरली जो एथिक्स का पेपर रहता है वो आपकी चेक करता है आपकी ईमानदारी, आपकी इंटीग्रिटी और आपका एक्यूमेन चेक करता है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसा सोचते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी जो केस आया था, एक जो लास्ट ईयर केस आया था एथिक्स में, अगर मैं गलत ना हूं तो, अगर मैं इस पे गलत ना हो तो एक क्वेश्चन आया था कि आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक तरफ आपका एग्जाम है और एक तरफ वो बंदा इंजर्ड है, तो आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे? तो यहाँ पर आपकी जो डिसीजन लेने की पावर है और आप चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर उस जगह पे होऊंगा तो एग्जाम तो नहीं छोड़ूंगा मैं अपना, लेकिन उस बंदे को भी जो वहां पे इंजर्ड है, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उसको फर्स्ट एड या उसको सही सा इलाज मिल जाए। तो ये कोशिश आपको एथिक्स का अच्छा आंसर लिखने के लिए हमेशा, जब आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा इमेजिन करिए। जैसे मैंने बोला ना आपको कि कहीं पर राइट हो गया है तो आप वहां उसको कैसे रोकेंगे। जब आपके पास न्यूज आती है, आज के पेपर में जैसे आप अगर पढ़ रहे होंगे कि रानीगंज में कुछ हुआ है, रानीगंज में कुछ इंसिडेंट हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई, तो आप ये सोचिए कि मैं वहां का एसपी होता तो मैं कैसे करता। बीड़ में देखें, अगर बीड़ का एरिया जो है वहां सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है, पानी नहीं है, तो आप ये अभी से सोचिए, अभी से सोचना शुरू करिए कि बीड़ में अगर मैं कलेक्टर होता या एसडीएम होता तो वहां के पानी की समस्या को कैसे दूर कर सकता हूँ। या सोसाइटी में जो जिसे कहते हैं यूनिटी नहीं है, सोसाइटी में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर आपको खत्म करना है तो वो आप पहले से सोचिए। अगर ये आप सोचते चलेंगे तो आपको कोई प्रैक्टिस या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एथिक्स के लिए मैं आपको सही बताऊं, मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और मेरे नंबर आए वन ऑफ द हाईएस्ट, 113 या 115 नंबर आए थे मेरे, 113 या 115 नंबर आए थे। तो एथिक्स के लिए आपको पहले से अगर आप सोच के चलेंगे, पहले से अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बात करते हुए चलेंगे और सिचुएशन को एनालाइज करते चलेंगे तो फाइनल एग्जाम होगा। और दूसरी चीज है, आप ईमानदार होना चाहिए। आप अगर आ ही रहे हैं एग्जाम में, एग्जाम क्वालिफाई करके पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपका कभी आंसर होगा ही नहीं। अब आपका जमीर ही अगर बेईमान है, अगर आपका नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी का जमीर अगर बेईमान है, उसके माँ बाप ने अगर उसको ये सिखाया है
कि हमें बेईमानी करनी चाहिए, जिसका भी पैसा हमें मिल रहा है उसका पैसा हड़प लेना चाहिए, या बहुत सारे माँ बाप ही ऐसा करते होंगे कि किसी का पैसा हड़प लिया तो उसके बच्चों में भी वैसी तरबियत आ जाएगी। तो कहते हैं कि जो माँ बाप की जो तरबियत है, तरबियत का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें एथिक्स के पेपर में। अगर ये आपके अंदर आपकी फैमिली से वैल्यूज इनकलकेट की हुई हैं तो आप 100% आप का एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मेरे पास एक पर्ची आई है कि पेरेंट्स का जो रोल है इस एग्जाम में, वो मैं भूल गया कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है इस एग्जाम में, स्पेशली लड़कियों के लिए। स्पेशली लड़कियों के लिए सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स की। सबसे पहला मैं एग्जांपल बताता हूं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कैसे हेल्प की। जब मैं साइंटिफिक ऑफिसर बन गया तो मेरी शादी किसी जज साहब की लड़की से तय कर दी गई। पापा ने बोला शादी कर लीजिए आप। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी तैयारी करनी है, और मैं अगर शादी कर लूंगा तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाएगा। तो वहां मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट किया और मुझे बोला कि आपको जितना भी पढ़ना है आप पढ़िए, आप जब शादी करना चाहते हैं आप तब करिएगा। तो वहां पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प की, पहली हेल्प। दूसरी हेल्प, ये एग्जाम जो है इतना लंबा है ना, ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपको, इतनी देर में नहीं निकल जाता है एग्जाम। कुर्सी तोड़ देना पड़ती है और किताबें भर जाती हैं, आप किताबों से कमरा आपका भर जाता है, समझे। तो उसमें क्या होता है, हमारे बहुत मूड स्विंग होते हैं। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम अप होते हैं, कभी हमें इतना बुरा लगता है कि दुनिया एकदम बेकार है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं दुनिया में। मैं ये क्यों कर रहा हूं? बाकी सारे मेरे दोस्त कोई यूरोप जा रहा है, आजकल तो फेसबुक आ गया है। फेसबुक पे देखो तो फेसबुक पे क्या करते हैं, सब लोग अपनी अच्छी चीजें शेयर करते हैं, कोई अपनी बुरी चीज तो शेयर करता नहीं है, कोई अपनी बुरी इमोशंस तो शेयर करता नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है पूरी दुनिया तो कितनी अच्छी है, हम ही सबसे बुरे हैं, है ना। तो ये जो मूड स्विंग है और जो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी का जो फीलिंग आती है, कई बार हमें, बहुत बार मुझे खुद आती थी। तो उस वक्त क्या होती है, उस वक्त जो पेरेंट्स का, जो माँ बाप हैं, माँ बाप की जो डेली बेसिस पे जो सपोर्ट करना, वो बहुत काम आता है। क्योंकि मोहल्ले वाले तो हमेशा टॉन्ट करते हैं, आपके बच्चे का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अच्छा मेंस ही नहीं हुआ, अच्छा वो तो इंटरव्यू गया ही नहीं, अच्छा इंग्लिश उसकी खराब होगी। हमारे बच्चे की तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है। तो ये जो टॉन्टिंग है जो बहुत ज्यादा पिंच करती है, एकदम दिल पे लगती है जाके। तो ये जो चीज है, ये इस चीज में माँ बाप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि नहीं बेटा, अगर माँ बाप ने बोल दिया, अगर मेरे पापा मम्मी ने बोल दिया कि नहीं बेटा दुनिया तुझे कुछ भी कह रही है, हम तेरे साथ हैं, अगर इतना साथ अगर मिल गया किसी बच्चे को, तो बच्चे की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और स्पेशली लड़कियों को ज्यादा जरूरत पड़ती है माँ बाप की सपोर्ट की। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेजते, स्पेशली दिल्ली या फिर कहीं बाहर नहीं भेजते हम अपने, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक प्रॉब्लम है कि हम घर से ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। तो लड़की के लिए पढ़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए एजुकेशन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर एजुकेशन करके यूपीएससी क्वालिफाई करना, उससे भी बड़ी बात। यूपीएससी क्वालिफाई करके वो इंटरव्यू तक पहुंच गई, वो तो बहुत बड़ी बात। इसीलिए इंटरव्यू में अगर कोई लड़की पहुंच जाती है, तो खैर ये थोड़ा मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर कोई लड़की पहुंच जाती है तो इंटरव्यूअर जो है 10 से 15 नंबर तो लड़की देख के ही दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी स्ट्रगल की है। वो मोहल्ले से, घर से जब बाहर निकलती है तो 10 लोग उसको टॉन्ट करते हैं, वो 10 लोग बच के उसने 12th किया होता है, उस चीज सब खत्म करके पापा से स्ट्रगल करके वो कॉलेज गई होती है, क्योंकि मोहल्ले वाले कहते हैं कॉलेज जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। तो वो सब करके उसने ग्रेजुएशन किया होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आधे से ज्यादा लोग तो शादी कर देते हैं, फिर उसने तैयारी की होती है। तो लड़की, कोई भी एक लड़की जो अगर इंटरव्यू तक पहुंच रही है तो उसने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। इंडिया के माहौल में अगर हम देखें तो नंबर देना तो बनता है, और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट का आप अगर यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो वो क्लियर कट लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि वी प्रेफर, वी गिव एक्स्ट्रा, कुछ बोलते हैं इस तरीके से, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस हम देंगे और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा हम आगे लेके आएंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर समाज में लड़कियां अगर आगे आ जाएं, औरतें अगर आगे आ जाएं, जिस तरीके से वो घर इतना अच्छे से मैनेज करती हैं, अगर वो डीएम, आईपीएस और ये सब बनने लगे तो हमारा समाज और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। पेरेंट्स का बहुत रोल है, और भी मैं बोल सकता हूँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है पेरेंट्स का, स्पेशली ये 3-4 चीजों में, फाइनेंशियल चीजों में बहुत बड़ा रोल है। लड़कों के लिए भी कुछ बात मैं कर देता हूँ
लड़कों के लिए क्या है कि अगर आप जहां आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत आ जाता है कि भाई अब तेरी शादी करनी है, पैसे कमा। पैसे नहीं कमाएगा तो मोहल्ले वाले जीना हराम कर देंगे। आपका बेटा क्या कर रहा है? इनका बेटा तो शतरंज खेलता है, इनका बेटा तो बैठा रहता है दिन भर, सुबह जाता है पता नहीं क्या करता है। तो ये जो प्रेशर आता है, जो डेवलप करने का, खुद को जॉब लेने का जो प्रेशर आता है, वो लड़कों पे बहुत ज्यादा आता है। लड़कों पे अर्निंग करने का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। और जब लड़के माँ बाप से पैसे मांगते हैं, और जबकि उनके क्लासमेट, उनके बैचमेट बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं, तो उनको माँ बाप से पैसे मांगते हुए बहुत बुरा लगता है। तो उस वक्त फादर का, उस वक्त मदर का सपोर्ट बहुत जरूरी हो। अगर मेरे पापा ने मुझे बीटेक कराने के लिए जमीन नहीं बेची होती, तो शायद आप मुझे आईपीएस बना हुआ यहाँ खड़ा हुआ नहीं देख रहे होते। तो उस वक्त माँ बाप ने बहुत बड़ा काम किया, अपनी जमीन बेच दी अपने बच्चे के लिए। ये कामयाब हो जाएगा तो आज बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। और आज मेरे माँ बाप इतना खुश हैं, आज मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरे माँ बाप का नाम सिर्फ यूपी में ही नहीं है, पूरी इंडिया में लोग जानते हैं, आज उनको मेरे नाम से जानते हैं। आज वो इतना खुश हैं। तो अगर आप पढ़ाई पे, अपने बच्चों की तालीम पे अगर आप लोग खर्च करेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है, इसका इंटरेस्ट आपको एकदम से मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए आप। देखो, आपको हमेशा जो है एक मैनेजर की तरह काम करना है। जिंदगी में आपको एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। जिंदगी में आपको पर्सनल रिलेशन भी मैनेज करने होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी मैनेज करने होते हैं, आपको प्रिपरेशन भी मैनेज करनी होती है, आपको आपके अंदर के जो मूड स्विंग है वो भी मैनेज करने होते हैं, सोसाइटी की चीजें भी मैनेज करनी होती हैं। अगर आप अच्छे मैनेजर नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे मैनेजर नहीं होते हैं, जो एक काम करते हैं उसी काम में डटे रहते हैं, फिर उनको कुछ दूसरा समझ में नहीं आता। तो आपको एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, आपको सारी चीजें बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे कि मैं था, मैंने अपनी जॉब को भी मैनेज किया, है ना, जॉब को मैंने अपनी मैनेज किया, अपने जो मेरी फैमिली के नीड थी, उनको पैसे की जरूरत थी क्योंकि छोटे भाई पढ़ रहे थे, तो मैंने नौकरी भी की, उनको पैसा पहुंचाया और धीरे धीरे करके घर वालों को मदद की। और साथ में मैंने जो मेरे अपने पर्सनल गोल है, उन पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए मैंने कोशिश की। तो आपको एक अच्छा मैनेजर होने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई बड़ा एम आपका है और आपको लगता है कि अगर मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा हूं तो वो मेरा डिस्ट्रैक्शन करेगा। जैसे कि मुझे भी लगता था कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था तो वहां पे सड़क नहीं थी, रोड नहीं था, टेलीफोन नहीं था, लाइट बहुत कम आती थी, और मोहल्ले के लोग कारचौबी करते थे और जोर से डेक बजाया करते थे, जोर से सॉन्ग चलते थे, कव्वालियां बहुत जोर से चलती थी, पर हम लोग पढ़ा करते थे। तो मन तो ये करता था कुछ करो उनके लिए, लेकिन आपको हमेशा लार्जर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको बड़ी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप आईएएस बन गए तो आप मोहल्ले की परेशानी तो क्या, आप वहां मोहल्ले की परेशानी में इन्वॉल्व होके आप सिर्फ उतने एरिया की परेशानी दूर कर सकते हैं, लेकिन आप एक बड़ा एम अचीव कर लेंगे तो आप पूरे मोहल्ले की क्या, पूरे प्रदेश की क्या, पूरे देश की समस्याओं को दूर कर देंगे। तो हमेशा लार्जर पिक्चर दिमाग में रखो और लार्जर पिक्चर के लिए काम करो। करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है? करंट अफेयर्स के लिए आपको जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको ओरिजिनल थॉट डेवलप करने पड़ेंगे, ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए। और ओरिजिनल थिंकिंग कहां से आती है आपकी? वो ओरिजिनल थिंकिंग आती है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप कोचिंग से विजन आईएएस या फिर इनसाइट ऑन इंडिया या बाजीराम या फिर खान स्टडी सर्कल, इनके मंथली वो आते हैं, मंथली इनके मैगजीन्स आती हैं, वो पढ़िए। लेकिन इन सब चीज से क्या होगा, आप किसी का थॉट आप देखेंगे, ओरिजिनल थॉट नहीं आएगा, है ना। ओरिजिनल थॉट आएगा आपको किससे? आपको डिस्कशन सुनने से। आप राज्यसभा टीवी के डिस्कशन सुनिए, राज्यसभा टीवी के डिस्कशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का लें, अगर आपका डिस्कशन एजुकेशन पे हो रहा है तो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है, यानी एजुकेशन सेक्रेटरी मतलब द हाईएस्ट ऑफिसर हु इज वर्किंग ऑन द पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो बैठा होगा। एटॉमिक एनर्जी पे अगर कोई
डिस्कशन है तो डीएई जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी है वो वहां पे बोल रहा होगा। यानी कि जो आपको जो वहां से नॉलेज मिलेगी वो हाईएस्ट थॉट मिलेगा, हाईएस्ट थॉट मिलेगा। आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुनिए, आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच सुनिए, आप इन सारे लोगों को सुनिए, फिर इनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए। जैसे आपको पुलिस का बहुत शौक है तो पुलिस के जो डिफरेंट स्टार वॉट रहे हैं आप उनकी किताबें पढ़िए। तो ये सब जो आप किताबें पढ़ेंगे, अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो किसी आईएएस के द्वारा लिखी हुई किताब आप पढ़िए, तो इनकी थिंकिंग आपके अंदर आएगी, इनकी चीजें आएंगी। बाकी बेसिक चीजें तो आपको करनी है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, एक न्यूज आपको सुननी है, राज्यसभा टीवी आपको सुनना है, और एक ऑल इंडिया रेडियो है। आपके समय पर रेडियो हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ऑल इंडिया रेडियो की एक ऐप आती है, नए जमाने का ऑल इंडिया रेडियो आ गया है। एक ऐप आती है ऑल इंडिया रेडियो की, अभी भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। कभी भी मैं जब जाता हूँ विजिट करने तो मैं ऑल इंडिया रेडियो लगा के कभी कभी सुन लेता हूँ। तो वो ऑल इंडिया रेडियो का आप 15 मिनट का डिस्कशन सुनिए, बहुत अच्छे लोग आते हैं वहां पर, बहुत नॉलेज वाले लोग आते हैं। तो इन सब को सुनेंगे तो आप ओरिजिनल सोर्स से आप चीजें सुन रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स से चीजें आप एक्सेप्ट करेंगे। अब जो मैगजीन है या फिर जो न्यूज़पेपर है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स है, कहीं ना कहीं किसी ने सुन के लिखा है उसको, है ना। तो प्राइमरी सोर्स पे अगर आप जाएंगे तो आपका ओरिजिनल थॉट आएगा और नंबर आपके ज्यादा आएंगे। सर इंग्लिश में राइटिंग फ्री मेड एग्जाम दे सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, कंपलसरी एक इंटरव्यू भी इंग्लिश लैंग्वेज में? ऐसा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको इंटरव्यू कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, और 22 शेड्यूल लैंग्वेज में आप किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर जो भी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, जिसमें आप खुद को सही से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दीजिए। आपको हिंदी अगर अच्छे से आप बोल सकते हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश आपको बोल सकते हैं तो इंग्लिश में दीजिए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप 3 चीजों में जिसमें अच्छे हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वही मीडियम आप रखिए। मराठी में आप इन तीनों में अच्छे हैं तो मराठी मीडियम रखिए, उर्दू में अच्छे हैं तो उर्दू मीडियम आप रखिए, इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश मीडियम रखिए आप रखिए। मेरे साथ तो मजबूरी ये थी कि 12th क्लास तक मैं हिंदी में पढ़ा, फिर बीटेक मुझे इंग्लिश में करना पड़ा, तो मैं ना इंग्लिश का रहा ना हिंदी का रहा, तो फिर मैंने इंग्लिश ही अडॉप्ट कर लिया खुद को। और बीटेक फर्स्ट ईयर से ही सोच लिया था कि नहीं, अब इंग्लिश में खुद को अच्छा करना है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में अपनी तैयारी की। तो हमें डिफरेंट कम्युनिटी के कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हाँ। अब हाँ। ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिसमें हमारी शरीयत ग्रह लेते गए, इसमें मतलब इस्लामी लॉ के लॉ होता है, मतलब लेकिन हमें जो एज आईएएस ऑफिसर, एज आईपीएस ऑफिसर, देखो आप बैठ जाइए, आप मुझे समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। जब आप एक आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके लिए जो सबसे बड़ी शरीयत है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। आपको सबसे पहले अपना देश और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिस चीज की आपको इजाजत देता है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। बहुत सारी पर्सनल चीजें, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आपकी थिंकिंग जो होना चाहिए बहुत ही सेकुलर होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग बहुत ही नेशनलिस्ट होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग देश के लिए अच्छा करने वाली होनी चाहिए। जितनी छोटी आपकी थिंकिंग होगी उतना छोटा आपका जॉब लगेगा। आपकी थिंकिंग आपके मोहल्ले के लेवल की है तो आप मोहल्ले लेवल का जॉब नगर सेवक आप बनेंगे, और नगर सेवक में भी बहुत कंपटीशन है, ठीक है। आपकी थिंकिंग अगर औरंगाबाद लेवल की है तो औरंगाबाद लेवल का जॉब आपको मिल जाएगा, आप टीचर बन जाएंगे कहीं या कुछ। आपकी थिंकिंग अगर नेशनल लेवल की है, ग्लोबल लेवल की है, तो आपको उस टाइप का जॉब मिलेगा। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हमें शरीयत अगर इजाजत नहीं दे रही है उस काम को करने के लिए, या तो वो आप पर्सनल रखिए उसको। और जो आपकी जॉब है, जो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं अभी आईपीएस हूं तो मुझे बहुत सारे प्रोग्राम में जाना पड़ता है, और बहुत सारे प्रोग्राम में मुझे बहुत सारे लोग टीका लगाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फूल देते हैं, फूल पहनाते हैं। तो ये उनके प्यार को शो करता है, वो अपना रिलीजन मुझ पे नहीं थोप रहे हैं। अगर कोई मुझे टीका लगा दे रहा है या फिर मुझे मेरे माला पहना दे रहा है तो वो वहां के कल्चर को शो करता है। आप अरब में जाएंगे, अरब में क्या करते हैं, आपके लोग हाथ चूमते हैं ना, आपका हाथ चूमेंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके एरिया का, आपकी जो मोहब्बत है, आपके लिए जो मोहब्बत है वो शो कर रहा है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका रिलीजन खतरे में है या कुछ ऐसी बात हो रही है जो आपके रिलीजन पे आ रही है, तो आप मना भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जिस कल्चर में आप जाते हैं, आप आईएएस अगर औरंगाबाद हैं तो पूरे औरंगाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ की हर एक आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई भी कम्युनिटी वाला अगर होली पे आपको कुछ मिठाई देने आ रहा है तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या कहेंगे कि इसे खा के हम क्या बोलते हैं, काफिर हो जाएंगे? नहीं ना, वो मोहब्बत शो कर रहा है, अपनी मोहब्बत शो कर रहा है। और आप, मैंने बोला अपनी थिंकिंग को जितना ब्रॉड रखोगे उतने बड़े बनोगे, जितना छोटा रखोगे उतने छोटे बन जाओगे। और हमारा जो मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ समय के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत एबरेशन हो गया, अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है। और हमारा जो ये मुल्क है हिंदुस्तान, वो वन ऑफ द बेस्ट मुल्क है इंटायर वर्ल्ड में, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस तरीके से अपनी होराइजन को ब्रॉड करो, होराइजन को घर तक मत सीमित करो, एक रिलीजन तक सीमित मत करो, इसको ब्रॉड करो। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि आपका कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे तो मैंने वहां पर लिखा है कि सिविल सर्वेंट हु इज प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग, ही शुड हैव प्लान बी। और प्लान बी का भी प्लान बी होना चाहिए, यानी प्लान सी भी होना चाहिए कि अगर मैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट तो सारे लोग नहीं बन पाएंगे ना, बनेंगे कुछ चुनिंदा से लोग, 100-150 लोग हर साल बनते हैं, तो आपका नंबर किस साल आएगा नहीं पता। लेकिन आपको, अब सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया तो जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती ना, तो आपको अपना प्लान बी भी बना के रखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास में एटॉमिक एनर्जी में साइंटिस्ट था, मैं मस्त था, पैसे आ रहे थे, 60-70 हजार रुपए मिल रहे थे, नहीं होता तो मैं साइंटिस्ट रहता वहां पर, और पापा जहां शादी कह रहे थे कर लेता, है ना। अगर साइंटिस्ट मान लिया मैं तब भी नहीं होता तो मेरे पास बीटेक की डिग्री थी, मेरे पास ऐसी डिग्री थी जिसकी मार्केट में हमेशा वैल्यू है। मैं गल्फ चला जाता, आपके औरंगाबाद में आ जाता, किसी न किसी फैक्ट्री में लग जाता, है ना। तो जो इस तरीके के कोर्सेज हैं, इसीलिए जो स्टूडेंट, जो माँ बाप हैं, उनके लिए मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को सिविल सर्वेंट या कुछ आप बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को थोड़े ऐसे कोर्सेज में डालिए जहां उन कोर्सेज की मार्केट में वैल्यू है। अगर हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया सिविल सर्वेंट, उसने कोशिश किया, तो वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारी ऐसी काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें जॉब मिल जाए, हमारी रोजी रोटी चल जाए। नहीं हो पाया तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चों के बच्चे बनेंगे आईएएस, उनके लिए एक्सपीरियंस आ जाएगा। और ये तैयारी इतनी अच्छी है, आपको सही में इंसान बना देती है। नूर सिद्दीकी से आप पूछना कि इंसान जो है सही में उसको पता लगता है कि क्या है देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत ही फनी बात है। मैं क्या सोचता था, अपने गांव में रहता था तो मैं सोचता था, गांव वालों ने कह दिया था कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है कोई मुस्लिम नहीं बन सकता हमारे देश में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बन सकता। ये बात मुझे गांव वालों ने बता दी। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और एक एक आर्टिकल करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला और कहीं वो बात ही नहीं मिली, समझे। तो ये बेवजह की चीजें जो है, बेवजह की चीजें कई बार हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं, हमारे दिमाग में फैली होती हैं। तो उन चीजों को सही से पढ़ने की और सही से समझने की जरूरत है। You cleared your IUPAC exam in your third attempt. So how did you cope up with your previous failures? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब सेकेंड ही अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट तो होता ना, ऐसे ही दे दिया। आपने कोई तैयारी शुरू नहीं की, 12 में तैयारी शुरू की हमने और जून जुलाई से तैयारी शुरू की, तो हमने ऐसे ही दे दिया वो तो उसका तो मुझे कोई मलाल नहीं था। मुझे देख लिया मैंने कि एग्जाम कैसा होता है। फिर पहला जो फेलियर हुआ, कहते हैं कि जब फेलियर इंसान को होता है तो उसको औकात पता लगती है ना, आपकी औकात क्या है वो आपको पता लगती है। तो जो फेलियर हुआ मेरा, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक पहुंचा। कहते हैं इंसान जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी ज्यादा चोट लगती है। जब आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं यार, प्रीलिम्स था, मेंस से क्वालिफाई नहीं होते, इतनी मेहनत मेंस के लिए किया तो और ज्यादा चोट लगती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू से गिरते हैं तो चोट और ज्यादा लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है दिल में। तो इस एग्जाम का ये टेस्ट है, ये एग्जाम की ब्यूटी ये है कि ये आपको जो बनाता है, जो आपकी जो पर्सनैलिटी बनाता है, ये एग्जाम वो चेक करता है आपका कि आपको अगर फेलियर मिलेगा तो आप कहाँ अटकोगे, कहीं आप पागल तो नहीं हो जाओगे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर आपको एक फेलियर आप नहीं चेक कर सकते, अगर आपके अंदर इतनी बड़ी
इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर कि आप एक फेलियर को सह पाएं, तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है कलेक्टर बनने की या आईपीएस बनने की। अगर कोई अपने फेलियर को मैनेज नहीं कर सकता तो वो कंट्री को कैसे संभाल सकता? जो खुद को नहीं संभाल सकता इंसान, वो क्या एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकता? स्टेट का डीजी बन सकता है वो? क्या उसकी काबिलियत है डीजी बनने की? नहीं है। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि अपने जो फेलियर हैं, आपको फेलियर को मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका, कैसे मैनेज किया फेलियर्स को? मैनेज कैसे किया जाता है? एक जो नमाज है, नमाज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नमाज, पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई आपके शौक हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो इमेजिनेशंस है, जो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत दी है कि वो इमेजिन कर सकता है। खुद को इमेजिन करना कि आज नहीं, कल तो मैं बैठा हूंगा ना इस गाड़ी में, कल तो इस गाड़ी के अंदर मैं ही बैठूंगा, इस गाड़ी में बैठ के घर तक मैं ही आऊंगा। वो जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन हमें ताकत देता है। वो इमेजिनेशन हमें ये बताता है कि अगर हम मेहनत करते रहे तो हम आगे पहुंचेंगे। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो बड़े बड़े लोगों की जो बायोग्राफी है उनको पढ़ना कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पढ़ें तो देखेंगे कि उनका जो एक मिशन था वो फेल हो गया और कंट्री का 200 करोड़ रुपए जो था वो सीधे समंदर के पानी में गिर गया। तो अगर आप उस बुक में पढ़ेंगे तो उन्होंने कैसे मैनेज किया। नेक्स्ट टाइम में दिन रात मेहनत कर दी उन्होंने, सब कुछ भूल गए, यहां तक ये भी भूल गए कि बाल कटाए जाएं, दाढ़ी बनाई जाए या नहीं, और अगला उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अगले एम को अचीव करने के लिए। बहुत बेतहाशा मेहनत की। तो अगर आप किसी एम में फेल हो गए हैं तो आप अपनी स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेस देखिए, उन वीकनेस पे काम करिए और इतना काम करिए कि अगला आने वाला जो मौका है वहां पर कुछ छूटे ही नहीं। जैसे कि मुझे फेलियर मिला 123 मार्क्स मुझे मिले और मुझे औकात बताई मेरे इंटरव्यू बोर्ड ने कि बेटा तुम्हारी इंटरव्यू स्किल वीक है, इसको इम्प्रूव करिए। तो मैंने यही सोचा कि मेरी इंटरव्यू स्किल वीक है, मेरे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तो प्रीलिम्स मेंस तो मेरा सही जा रहा है, तो इंटरव्यू स्किल कहीं ना कहीं वीक है। जनरल स्टडीज में तो मेरे मार्क्स इतने थे कि टॉपर से 2 नंबर ज्यादा थे, जो उस वक्त का टॉपर था। जीएस में मेरे मार्क्स 2 नंबर ज्यादा थे। तो इंटरव्यू स्किल पे मैंने काम किया, फिर मैं एक एक चीज पे काम करना शुरू कर दिया। इवन मैंने अपने नाम पे भी काम किया, नूरुल हसन पे काम किया, गांव पे काम किया, फादर के नाम पे काम किया, फादर का जो प्रोफेशन है उस पे काम किया, और वो जो वीकनेस है वो खत्म हो गई और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर सही से हुआ या नहीं हुआ ना? ठीक है, बोलिए। सेक्शन में XYZ जो भी पर्सन है वो चेयर पे बैठा है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर कोई ऐसी फाइल आती है जो पूरे स्टडी करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि ये प्रॉपर नहीं है, और उसके अगेंस्ट इसके वरिष्ठ अधिकारी करो या फिर अदर जो सपोर्टिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्विस के अदर, उनका प्रेशर होता है कि ये एनी हाउ कंडीशन मानने का होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास अधिकार होता है या सीएम, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट पास होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो पास नहीं कर सकते आप, उसमें उस फाइल में कमियां हैं, ठीक है। लेकिन आपके सीनियर्स चाहते हैं कि आप सीनियर्स ये चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका असली, जिसे कहना चाहिए असली जमीर जो है, असली आपकी जो इंटीग्रिटी है वो वहां पे सामने आती है कि एक तरफ तो ये है कि आपका प्रमोशन है। अगर आप वरिष्ठ अधिकारियों के अगेंस्ट काम करोगे तो आपका प्रमोशन जाएगा। एक तरफ यह है कि ये सच्चाई के साथ आपको रहना है। समाज में भी ये होता है। और एक प्लस पॉइंट, अगर उसकी जगह लेडीज हो, हाँ वो चेयरमैन, वो जो कहते हैं क्रैश में, हाँ हाँ, ये जेन्युइनली है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में कैसे हम करेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और आपको चलना किस पे है? चलना वो जो थोड़ा सा रास्ता बचा है उसी रास्ते पे चलना है। आपको काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से उस पर नोटिंग लिखनी है कि अगर उसकी कभी जांच होती है, जैसे मैं तो पुलिस सर्विस में हूँ तो मेरे तो एसपी भी बहुत अच्छे हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं मुझे ऐसा,
मैं जो बोलता हूँ वही बोलते हैं, लॉ के अनुसार जो चीज है, कायदे के अनुसार जो चीज है वो करने को वो बोलते हैं उससे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप राइटिंग में रखिए हमेशा। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में बचने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो जो 2G स्कैम का जो चीज है। 2G स्कैम की अगर आप फाइल नोटिंग देखें तो फाइल नोटिंग पे जिसने फाइल नोटिंग की सही से कि इस प्रोजेक्ट में ये फाइल पढ़ने के बाद मुझे ये चीजें मिली हैं और मैं ये फाइल अब आपकी परमिशन के लिए आगे बढ़ा रही हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम मत लिखिए, उसको इस तरीके से वर्डिंग में लिखिए जिससे कहते हैं आर्टिकुलेशन स्किल। यही आर्टिकुलेशन स्किल आपकी इंटरव्यू में चेक होती है कि आप आर्टिकुलेट कैसे कहते हैं चीजों को, हाँ भी ना कहें और ना भी ना कहें। ये आर्ट आपको यही ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है और जो एक्सपोजर आपका ट्रेनिंग का होता है वो इसी चीज का होता है कि आपने हाँ भी नहीं कही और ना भी नहीं कही और अपने बॉस को जो है फाइल आगे बढ़ा। लेकिन राइटिंग में हमेशा रहना चाहिए। सरकारी ऑफिस में कोई भी चीज अगर राइटिंग में नहीं है, आपने किसी को बोल दिया है, मुंह से कहा हुआ कभी माना नहीं जाता। राइटिंग में आपकी चीजें होनी चाहिए। ठीक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के ख्वाहिश फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग इनके प्रोग्राम में अगर शामिल होके अपनी शुरुआत कर देते हैं, अगर आप यहाँ आज शामिल हो जाते हैं तो आपके नांदेड़ तक के सफर की शुरुआत जो होगी वो हो जाएगी। तो सफर की शुरुआत करना आपको जरूरी है और कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर हमने शुरुआत अच्छी कर दी तो आधा रास्ता वैसे ही कट जाता है। तो आपको शुरुआत करने की जरूरत है, शुरुआत करिए और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों औरंगाबाद से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे और जिस दिन अगर कोई सिलेक्ट होगा, कोई मेरी वजह से सिलेक्ट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा और कोई सिलेक्ट हो तो मुझे जरूर बताओ। जय हिंद, जय भारत।